आप सबको सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की आप सबको विश्व हिंदी दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। हमारे साथ हिंदी के सुपरिचित लेखक और चिंतक डॉक्टर राकेश कुमार पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। लेकिन जो उससे भी अधिक जो हमारे साथ सीधा जुड़ाव है, वो एक हिंदी के लेखक और विचारक के रूप में है। इस दिन को सबसे पहले जो इस दिन की शुरुआत होती है, वो 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार नागपुर में मनाया गया। तो उसी दिन को याद करते हुए 2006 से विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी को पूरी दुनिया में एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए इसका प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। और हम मतलब लोग हमारी सरकार की तरफ से और हिंदी लिखने, बोलने, पढ़ने वाले लोगों की ये एक कोशिश है कि हम हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित कर सके। और हिंदी को बोलने वाले इतने लोग हैं, तो उनके लिए वैश्विक रूप से भी और सारे संभावनाएं खुले जब हम हिंदी को एक वैश्विक रूप से एक भाषा बनाने में सफल रहेंगे। बहुत सारी बातचीत होगी आज हमारे साथ। इतने बड़े चिंतक जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक सर को अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मेहमान स्वागत और परिचय हम सबके सामने स्वागत करें हमारे मेहमान का। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सूत्रधार वरिष्ठ शोधार्थी सेतु वर्मा जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री आर.के. पालीवाल जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के सहयोगी, शोधार्थी और विद्यार्थी मित्र, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भी कि अभी हाल ही में हमने गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाई है जन्म की, और तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद ये हम महसूस करते हैं, और मेरे निजी विचार से हिंदी को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, तो वो गांधी जी की है। और उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक अवसर यह भी है कि इसी वर्ष हिंदी पत्रिका की शताब्दी भी शुरू हो रही है, शताब्दी वर्ष। और ये हिंदी पत्रिका वही है जो नेटाल से भवानीदास सन्यासी ने निकाली थी। और भवानीदास सन्यासी का जो हिंदी के क्षेत्र में काम था, उसके महत्व को पहचान कर ही गांधी जी ने उन्होंने इंडियन ओपिनियन का हिंदी संपादक बनाया, हिंदी संस्करण का। भवानीदास सन्यासी सबसे लोकप्रिय थे गिरमिटिया और आरकाटी लोगों के बीच। तो मेरे ख्याल से यह भी एक विशेष अवसर है। गांधी जी को याद करते हुए बहुत सारे काम हुए अभी पिछले साल 2 साल में। उसी में से एक काम यह हुआ जो लगभग मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखते हुए किया था, और उस काम जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उसका संबंध हमारे मुख्य अतिथि से है। उन्होंने गांधी जी की रचना यात्रा में, और उससे भी ज्यादा उनके निर्माण की केमिस्ट्री में, कस्तूरबा जी की भूमिका को पहचानते हुए, रेखांकित करते हुए एक बेहद मार्मिक, बेहद महत्वपूर्ण नाटक लिखा। और मैं
साक्षी हूँ पद्मश्री बेग साहब का, जो अ, जिस प्रयास से, बेग साहब के प्रयास से हैदराबाद में एक साल पहले, जब पालीवाल जी भी यहाँ पर आयकर महानिदेशक थे, भव्य आयोजन 2 दिन का, और पीछे खड़ा होकर देखने की भी जगह नहीं बची थी। तो कस्तूरबा को जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया उस नाटक में, सेतु ने जब पूछा कि अ, किसी का नाम सुझाइए हिंदी दिवस के लिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम पालीवाल जी का इसलिए भी आया कि हिंदी को हम लोग जिस रूप में देखते हैं, और जिस हिंदी के बिना गांधी जी अपने देश को गूंगा महसूस करते थे, उस गांधी के महत्व को अपने समय में जो लोग समझ रहे हैं, उनको जिस तरह से रच रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें पालीवाल जी मुझे पहली कतार में दिखाई पड़ते हैं। तो पालीवाल जी का विशेष परिचय यही है कि वे हमारी हिंदी के, हालांकि वो विद्यार्थी वनस्पत शास्त्र के हैं, पर्यावरण के हैं, और सिर्फ विद्यार्थी नहीं है, कार्यकर्ता भी हैं। बहुत व्यस्त जीवन शैली के बावजूद वे तरह तरह के प्रयोग, और जाहिर है कि वे प्रयोग गांधी जी के प्रयोगों से मिलते जुलते हैं, करते रहते हैं। आज अपने बीच उन्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मेरा ख्याल है कि हमारा विभाग समृद्ध होगा उनके मार्गदर्शन से, उनकी अ, जो जीवन और शब्द और कर्म के बीच जो जो बड़ी खाई जो निरंतर पैदा होती जा रही है, उसको भरने में, उसके द्वैत को दूर करने में जिन जैसे बुद्धिजीवियों की भूमिका है, उसमें पालीवाल जी की जो दृष्टि है मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और विभाग की तरफ से, हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, और सेतु, आप आमंत्रित करें सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अब सभी शोधार्थी और छात्रों की तरफ से भी आर के पालीवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग। आपका आपने हमें सहमति दी हमसे बात करने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आप पालीवाल सर को सुनेंगे, करीब 30 मिनट तक करीब सुनेंगे, 30 से 40 मिनट तक, और उसके बाद हम 20 मिनट तक प्रश्न उत्तर का सत्र होगा। तो आपके जो भी प्रश्न हो आप लिख लें और उसे सीमित शब्दों में सर के सामने रखें। आर के पालीवाल सर, आपको सुनने की हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सेतु। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और अपने बहुत अच्छे मित्र पाठक जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्द मेरे बारे में बोले। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं उन सब शब्दों के लायक हूं, क्योंकि हिंदी और गांधी दो नाम प्रमुखता से पाठक जी ने लिए आज, और मैं मानता हूं कि मैं इन दोनों का विद्यार्थी ही हूं, और अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, ना हिंदी का और ना गांधी का। उसके बहुत सीधे सीधे दो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो जैसा कि जिक्र किया पाठक जी ने, हिंदी का मैं आपकी तरह छात्र या शोधार्थी नहीं रहा। हिंदी में लिख रहा हूं पिछले लगभग 3.5-4 दशक से। वो केवल इसलिए कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। केवल इसलिए नहीं कि मेरी मातृभाषा है, इसलिए भी कि हमारे देश को आजाद कराने में
हिंदी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको, हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को, वहां की पूरी फैकल्टी को, सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब हिंदी के अध्ययन से जुड़े हैं, अध्यापन से जुड़े हैं। निश्चित रूप से अध्ययन और अध्यापन दोनों हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी को आगे बढ़ाने में दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जब हैदराबाद में था मैं 2 साल पहले, तब भी आपने मुझे अपने बीच आमंत्रित किया था। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, तब हिंदी पखवाड़ा जो हम लोग सितंबर में मनाते हैं, शायद सितंबर में आप लोगों के बीच में आया था। और अब क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हम सब रूबरू एक दूसरे से नहीं मिल सकते, और कम से कम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग न केवल बातचीत कर पा रहे हैं, आप में से कुछ को मैं देख भी पा रहा हूं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि डॉक्टर पाठक को बहुत दिन बाद इस तरह से देखा। हम लोग बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेज का आदान प्रदान तो करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं। तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है आप सबसे जुड़ना। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो मुझे लगता है कि वैश्विक परिदृश्य की बात तो हम करें, साथ साथ हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात भी करें। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले भी काफी समय हो गया हमारे देश में, लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, कि एक राजभाषा और राष्ट्रभाषा को अपने समाज में, अपने देश में जो सम्मान मिलना चाहिए, वो हम सबको लगता है कि उस तरह का सम्मान नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों में जाने की भी जरूरत है, और एक तरह से सबसे ज्यादा जरूरत तो उनके निवारण की है। ये सच है कि हिंदी को वैश्विक परिदृश्य, या मैं कहूं कि राष्ट्रीय परिदृश्य पे लाने का सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। आपको ध्यान होगा, देश की आजादी के आंदोलन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885, उस समय से लेकर अगले लगभग 30 साल तक, 30 साल मीन्स 1915, 1915 तक, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के बाद वापस भारत लौटते हैं, उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनाधार था वो बहुत सिकुड़ा हुआ था, बहुत कम था, और उसमें ज्यादातर महानगरों के पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के सदस्य ही थे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की ज्यादातर कार्रवाई उस समय अंग्रेजी भाषा में होती थी, और अंग्रेजी भाषा को हमारे देश में जानने वालों की संख्या उस समय शायद 1 या 2% ही मुश्किल से रही होगी। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि देश में जब होगा होगा, कम से कम कांग्रेस ये प्रस्ताव पास करे कि हमारे देश की एक अपनी राजभाषा या राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए, जो हम सबको एक देशवासी के रूप में जोड़ सके।
तो मित्रों, मैं उसकी बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये चर्चा चल रही थी कि किस भाषा को, भारत की किस भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाया जाए और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाषा बनाया जाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से क्षेत्रीयवाद हावी है लोगों के ऊपर। उस समय भी किसी ने कहा कि बंगाली भाषा बहुत समृद्ध है, बंगाल का साहित्य बहुत अच्छा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी उस समय बहुत अच्छा लिख रहे थे, विश्व स्तर पे उनकी गीतांजलि का खूब प्रचार प्रसार हो चुका था। तो वहां से ये आया कि बंगाली भी जो भाषा है, बंगाल की जो भाषा है, वो भी राजभाषा बनने लायक है। इसी तरह से तमिल के बारे में कहा गया कि तमिल भी संस्कृत की तरह बहुत प्राचीन भाषा है और उसका भी साहित्य बहुत विशिष्ट साहित्य है, तो तमिल की भाषा भी हो सकती है। और शायद ही कोई ऐसी भाषा रही होगी भारत की जिसकी उस राज्य के कांग्रेस के सदस्यों ने ये नहीं कहा कि मराठी जैसे है। कुछ लोगों ने कहा कि गुजरात के गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई और भी बहुत से स्वाधीनता के नायक गुजरात से थे, कि गुजराती क्यों नहीं। तो उस समय गांधी अकेले एक ऐसे, मैं कहूं, गैर हिंदीवादी नेता थे, क्योंकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, पढ़ाई उनकी अंग्रेजी माध्यम में हुई जब वो बैरिस्ट्री करने गए लंदन में। तो न हिंदी उनकी मातृभाषा थी और न वो हिंदी भाषी प्रदेश से थे। इसके बावजूद उन्होंने सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से कांग्रेस में ये मांग उठाई कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है भारत की जो सारे देशवासियों को जोड़ सकती है और जोड़ने में सक्षम है। तो कुछ कुछ वो मुद्दे जो गांधी जी ने उस समय बताए, मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूंगा उनको। उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को बताया। उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका में बिहार के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, बंगाल के भी हैं, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जो गिरमिटिया की जिक्र हुआ। तो गिरमिटिया ये वो लोग थे जो गरीब लोग भारत के परमिट लेकर, जहां जहां अंग्रेजी राज था उस समय, वहां पे परमिट पे काम करने जाते थे। तो वो क्योंकि गरीब अनपढ़ लोग थे, वो परमिट को ठीक से बोल नहीं पाते थे। परमिट परमिट को वो गिरमिट कहने लगे और इसी तरह से वो अपभ्रंश होके नाम बिगड़ के परमिट का नाम गिरमिट हुआ। और जो लोग परमिट से विदेश गए थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उनको परमिटिया कहने लगे। और जब परमिट गिरमिट हुआ तो परमिटिया को गिरमिटिया कहने लगे। यही पृष्ठभूमि थी। बहुत से लोग गिरिराज किशोर जी से पूछते थे, जब उन्होंने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पे उपन्यास लिखा और उसका नाम पहला गिरमिटिया रखा, तो उनसे बहुत लोगों ने पूछा कि ये गांधी का नाम आपने पहला गिरमिटिया क्यों कहा। तो मैंने इसलिए बताया कि गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया। ये परमिट से परमिटिया बना और इसी तरह से परमिट से गिरमिट और गिरमिट से गिरमिटिया। तो उन्होंने कहा कि गांधी ऐसे पहले गिरमिटिया थे, परमिट पर गए ऐसे पहले भारत के नागरिक थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार को हिला दिया। तो सच्चे अर्थों में वो पहले सजग और शक्तिशाली गिरमिटिया हुए, इसलिए मैंने इसका नाम पहला गिरमिटिया रखा। तो उन्होंने ये बात कही भारत आने के बाद कांग्रेस के सभी सदस्यों को कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहा था तो उस समय मैंने देखा कि जब एक तमिल दूसरे तमिल से बात करता है तो वो तमिल भाषा में बात करता है। दक्षिण अफ्रीका में बसा गुजराती जब दूसरे गुजराती से बात करता है तो वो गुजराती में बात करता है, मराठी मराठी में बात करता है। लेकिन जब एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से बात करता है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला गुजराती जब बंगाली से बात करता है या बंगाली जब तमिल भाई से बात करता है, तो वो
वो तमिल, गुजराती और बंगाली में बात नहीं करते, वो हिंदी में बात करते हैं। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये महसूस किया कि हिंदी भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में भी जोड़ रही है। तो उन्होंने बहुत जोर दिया कि भारत में हम लोग बंगाली एक दिशा में चलते हैं, तमिल एक दिशा में चलते हैं, यूपी बिहारी दूसरी दिशा में चलते हैं, पंजाबी एक तरफ चलते हैं। तो बोला ये हिंदी में ऐसी शक्ति है जो सबको जोड़ सकती है, क्योंकि भले ही टूटी फूटी सही, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको भारत के हर क्षेत्र, हर राज्य के लोग बोलते हैं और समझते हैं। तो आप देखिए, जब गांधी ने हिंदी की वकालत की तो बहुत से हिंदी भाषियों ने, जो हिंदी भाषा बोलते थे या समझते थे या थोड़ा बहुत लिखते थे, वो सब कांग्रेस से जुड़ने लगे। और कांग्रेस एक देखते देखते, गांधी जैसे ही आए उसके 3 साल में कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन हो गया और कांग्रेस में ज्यादातर चर्चाएं फिर हिंदी में होने लगी। तो अगर इस विषय को हम उस पृष्ठभूमि में देखें तो ये बात सही है कि न केवल वैश्विक परिदृश्य की बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी हिंदी को गांधी लाए भारत में। और नहीं तो अंग्रेज लोग अंग्रेजी भाषा को बढ़ाते थे। उसके पहले जो आप देखते हैं कोर्ट कचहरी में, मुकदमों में, वो उर्दू भाषा का बोलबाला था। और लोकल लैंग्वेज सब जगह, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, आपके तेलुगु, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कन्नड़, मलयालम, केरल में, सब अपनी अपनी भाषाओं में लिप्त थे, उसके बाहर नहीं आ रहे थे। तो गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गुजराती भाषा को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उनको पता था कि गुजराती गुजरात के बाहर नहीं बोली जाती, गुजराती को सब प्रदेशों के लोग नहीं समझते। तो भले ही ये एक किसी भी महान विभूति का लक्षण होता है कि वो अपने लिए नहीं, समाज के, दुनिया के लिए जीता है और जो सही होता है उसके बारे में उसी की वकालत करता है। तो गांधी ने हिंदी की इस तरह से वकालत की। और आप यकीन मानिए कि अगर हिंदी कांग्रेस की भाषा नहीं होती, राजभाषा नहीं होती, हमारे देश में उस तरह से नहीं बोली जाती, तो निश्चित रूप से वैश्विक परिदृश्य पर भी नहीं आ सकती थी। तो गांधी क्योंकि उसको राष्ट्रीय परिदृश्य पे लाए और वहां से वो वैश्विक परिदृश्य की तरफ गई, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी को ये सब दर्जा देने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था। इसी तरह महात्मा गांधी के कुछ गैर हिंदी प्रदेशों के स्वाधीनता सेनानी साथी भी थे, जिन्होंने हिंदी को देश विदेश में बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। उसमें मराठी से काका कालेलकर का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का बहुत काम किया। इसी तरह से गांधी के पुत्र देवदास, उनका भी नाम आता है, जो दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए जो दक्षिण भारतीय राष्ट्र भाषा समिति बनी थी, गांधी जी ने खुद अपने सबसे छोटे, सबसे प्रिय बेटे को मद्रास उस समय भेजा था काफी समय के लिए, जिससे उस इलाके में हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसी तरह से इंदौर में जो राष्ट्रभाषा समिति का एक बहुत बड़ा कार्यालय, उसका खुद उद्घाटन गांधी जी ने किया था इंदौर में। आज भी वहां पे राजभाषा प्रचार प्रसार का, हिंदी के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा काम होता है, जिसको मध्य भारत राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के नाम से हम जानते हैं इंदौर में। तो काका कालेलकर हुए, फिर विनोबा भावे ने भी हिंदी में काफी हिंदी को आगे बढ़ाया। और अपनी भूदान यात्रा में वो जब आजादी के बाद देश भर में घूमे तो उनके भी ज्यादातर व्याख्यान हमें हिंदी में मिलते हैं,
क्योंकि वो तो गांधी जी के अपने आप को सबसे बड़े सिपाही मानते थे। तो गांधी जी की ये राष्ट्रभाषा हिंदी की बात को भी उन्होंने सर माथे पर लिया और आजादी के बाद हिंदी के परचम को आगे बढ़ाया। अब थोड़ी सी बात करें कि आज वैश्विक स्तर पे हिंदी की क्या स्थिति है। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक हिंदी हमारे देश में एक पूरी तरह से सक्षम भाषा नहीं बनेगी, तब तक हमको चैन से नहीं बैठना चाहिए। कम से कम हिंदी के जो अध्ययन और अध्यापन करने वाले हमारे साथी हैं, जो आज इस चर्चा में शामिल भी हैं, तो आप सबका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है कि इस बात पर चर्चा करें, चिंतन मनन करें कि किस तरह से हिंदी को सबसे पहले हम अपने देश में, खास तौर से उन राज्यों में जहां हिंदी उतनी ज्यादा बोली समझी नहीं जाती, वहां कैसे इसको आगे बढ़ाएं और उसके बाद विश्व स्तर पे इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो मुझे लगता है सरकार का सबसे पहला प्रयास तो हिंदी को विश्व स्तर पे लाने का, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी, मुझे ध्यान पड़ता है शायद 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं कि वो सरकारी आश्रय में हुआ। और उसके बाद देश विदेश में अभी तक लगभग 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। अंतिम सम्मेलन शायद 2018 में मॉरिशस में हुआ था। और मॉरिशस केवल एक ऐसा देश है भारत के अलावा जहां अब तक 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मॉरिशस में भी हिंदी भाषी बहुत ज्यादा है और ये सब भी वही परमिट पर जाने वाले ज्यादातर परिवार थे जो ब्रिटिश शासन के दौरान मॉरिशस गए और वहीं उनके स्थायी निवास हो गए। लेकिन उन्होंने अपने साथ गई हिंदी को अपने सीने से चिपकाए रखा और कई पीढ़ी तक, गुलामी के समय में भी वो हिंदी बोलते, पढ़ते, लिखते रहे। यही कारण है कि आज मॉरिशस से भी कई प्रतिष्ठित हिंदी के लेखक आते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, उपन्यास, कविताएं लिखी हैं, काफी संग्रह भी उनके आए हैं। तो मॉरिशस की तरह ब्रिटिश शासन के दौरान जहां जहां भी भारत के मजदूर परमिटिया बनकर, गिरमिटिया बनकर जहां जहां भी गए, वो दक्षिण अफ्रीका हो, फिजी हो, वेस्ट इंडीज के कुछ देश हों जैसे टबागो, त्रिनिदाद, आपके मॉरिशस और फिजी का नाम तो मैंने ले ही लिया है पहले। तो इन सब देशों में भी जो भारत के एक तरह से गरीब मजदूर लोग गए, उनके बलबूते हिंदी विश्व के इन देशों में जीवित रही। और आज जो वहाँ के हिंदी के कुछ साहित्यकार हैं, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ समाचार पत्र भी इन देशों में हिंदी में निकलते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो रहा एक सरकारी प्रयास। इसी के साथ साथ भारत के जो दूतावास हैं दूसरे देशों में, वहां से भी राजभाषा को, हमारी हिंदी के प्रचार प्रसार की कोशिशें की जाती हैं। और इसके अलावा अभी तो आजकल तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो सारे देश एक साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा कोरोना ने जरूर फ्लाइट कम कर दी हैं, तो बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ है। अदरवाइज अभी तो ये है कि घूमने के लिए भी या रोजी रोटी के लिए भी बहुत से भारतीय हर साल विदेशों में जाते हैं। वो यूरोप के देशों में भी जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, कनाडा, रशिया, सभी जगह जाते हैं। तो देखिए, पिछले लगभग 50 साल में
एनआरआई हिंदी लेखकों की भी एक बहुत बड़ी फौज की तरह तैयारी हो गई है। और अब तो लगभग हर देश में कोई ना कोई एनआरआई हिंदी लेखक आपको मिल जाएगा। तो इतनी खराब स्थिति भी नहीं है। हिंदी को आपको आगे बढ़ाने में जो हिंदी भाषी अध्ययन अध्यापन से जुड़े आप सब लोग हैं, उनके अलावा ये एनआरआई जो हमारे विदेश में जाकर भी हिंदी से जुड़े रहते हैं, हिंदी की सेवा करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी के कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं, हिंदी के छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, तो उनका उनका भी खूब योगदान हो रहा है। और उसके साथ साथ हिंदी फिल्मों को भी कुछ श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने भी हिंदी को कई देशों में आगे बढ़ाया है। बहुत से लोग अफगानिस्तान में राज कपूर की जो हिंदी फिल्में थी उनके दीवाने थे। ऐसे ही रूस में और जापान में भी बहुत सी हिंदी फिल्में देखी जाती हैं। अरब कंट्रीज में भी हिंदी फिल्मों का काफी चलन है। तो वहाँ भी हिंदी इस तरह से उसको आप साहित्यिक हिंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी तो हिंदी ही है। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो केवल हम साहित्यिक हिंदी की ही बात नहीं करते जिसकी आप पढ़ाई करते हैं, हम आम बोलचाल की हिंदी की बात भी करते हैं। और जब आम बोलचाल की हिंदी की बात आई तो मेरे ध्यान में ये भी आया कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि जो हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा शायद नहीं हो सकती। राजभाषा और राष्ट्रभाषा और वैश्विक भाषा वही हिंदी हो सकती है जो एक सहज सरल हिंदी हो जिसमें दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के भी शब्द समाहित हो। हम देखते हैं आज अंग्रेजी ने अपने आप को क्यों समृद्ध कर लिया। अंग्रेजी ने छोला भटूरा, साधु सन्यासी, संत महंत, इन सब शब्दों को जस का तस ले लिया। न केवल हिंदी से, पंजाबी से भी शब्द ले लिए उन्होंने, कनेडियन लैंग्वेज से भी शब्द लिए, लैटिन भाषा से भी लिए, डच से भी लिए। तो इसलिए ग्रेट ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा देश है, उनकी भाषा वैश्विक भाषा इसी तरह से बनी कि वो जहां जहां भी गए वहां वहां की भाषाओं को दबाते गए और उनके अच्छे अच्छे शब्दों को हिंदी में, वो अंग्रेजी में शामिल करते गए। इसके बाद अमेरिका में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी तो अपनाई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी का सरलीकरण किया। इसीलिए आज हम कहते हैं कि कई बार कंप्यूटर भी पूछता है कि यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश। तो आज हमारा तात्पर्य अंग्रेजी में ज्यादा बात करने का नहीं है, अंग्रेजी के बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन हमें अंग्रेजी से भी ये सीखना पड़ेगा कि हिंदी को अगर हम अंग्रेजी की तरह वैश्विक स्तर पे लाना चाहते हैं तो हमें हिंदी को, मैं तो कहूंगा, मुझे एक ही उपमा ध्यान आती है कि हिंदी को हमें महानदियों की तरह बड़ा बनाना है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत सी नदियों का जल अपने साथ लेकर समुद्र तक जाते जाते बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे ही अगर हिंदी की नदी को हमें महानदी बनाना है तो हमें क्षेत्रीय भाषाओं की, और मैं तो कहूंगा कि अंग्रेजी के भी कुछ सहज सरल शब्द जो आम तौर पर गांव देहात में, कस्बों में भी बोले जाते हैं, छोटे शहरों में भी बोले जाते हैं, उनको भी जोड़ के एक लोकप्रिय हिंदी की तरह की एक भाषा हम बनाएं। वो भले ही हिंदी के साहित्य में वो भाषा इतनी मान्य ना हो, लेकिन कम से कम और ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो भाषा, ये भी हमको इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। कई बार जो भारत सरकार के राजभाषा विभाग हैं उनसे मेरा थोड़ा मतभेद रहता है इस मामले को लेकर, क्योंकि वो बिल्कुल जो हिंदी का अनुवाद भी करते हैं अंग्रेजी से, वो बिल्कुल शब्द का शब्द से अनुवाद करने की कोशिश करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि कोई बहुत भारी भरकम गंभीर क्लिष्ट टाइप का तत्सम शब्द संस्कृत से लाएं।
तो वो शब्द इतने जटिल हो जाते हैं कि वो आम आदमी के समझ में ही नहीं आते। तो उसको लगता है कि ये देवनागरी में लिखा गया तो है शब्द, लेकिन ये शब्द है क्या, उसका अर्थ उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शब्द आम बोलचाल में प्रयोग में नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, और इस बात पे सबको गहन चिंतन मनन करना चाहिए कि हिंदी को, मैं फिर कहूंगा, पहले अपने देश में हम एक तरह से राष्ट्रभाषा का सही सही दर्जा दे पाए, ये कोशिश कर पाए कि भारत का हर नागरिक कम से कम थोड़ी बहुत हिंदी जरूर बोले, समझे, लिखे और पढ़े। और मेरे विचार में यह तभी संभव है जब हम सहज सरल होंगे। आप देखिए, अगर हम पीछे जाते हैं तो प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, उन्होंने कितनी आम बोलचाल की भाषा लिखी है, वो कहीं से क्लिष्ट नहीं लगती। वो उर्दू से भी शब्द लेते हैं और हिंदी से भी शब्द लेते हैं, और कोई कोई शब्द अंग्रेजी का भी ले लेते हैं। तो उस तरह की एक सहज सरल, बिल्कुल ऐसी हिंदी जो सबको बहुत प्यारी लगे, उस हिंदी की भी जरूरत है हम सबको, अगर वास्तव में हम अच्छे से विश्व हिंदी दिवस मनाना चाहते हैं और हिंदी के परचम को पूरे विश्व में लहराना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये अपने विचार में आपसे साझा करूं, और बल्कि मैंने सेतु से भी कहा था कि गांधी जी कहते थे कि बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सेतु से कह रहा था कि मेरे व्याख्यान को भी छोटा रखेंगे और उसको बातचीत के रूप में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि मुझे भी आप सब हिंदी के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और हिंदी के प्राध्यापकों को सुनने का मौका मिले, हिंदी के लेखक के नाते। और मातृभाषा हिंदी मेरी है इस नाते भी मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं और हिंदी की कुछ और सेवा मैं भी कर सकूं। इसी के साथ आप सबका हार्दिक आभार, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। अब मैं भी आपकी कुछ बात सुनना चाहूंगा। धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवाल जरूर होंगे और हो सकता है कुछ लोग कई चीजों पे शायद डिसएग्री भी करते हो, तो वो भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। तो अब हमारे साथ हमारे कई टीचर्स भी जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत है और उनसे भी हम सुनना चाहेंगे। तो जो ये मंच है इसको सवाल के लिए खोलते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो मैसेज के थ्रू आया है। रविकांत पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या एग्रीमेंट से गिरमिटिया शब्द नहीं बना है। इसका पहले जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद आगे हम पूछेंगे। यस, एक्चुअली इस बारे में दो विचार हैं, क्योंकि गिरिराज किशोर मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। तो अगर आप दूसरी तरह से देखें कि एग्रीमेंट और परमिट, ये ये दोनों ही परंपरा उस समय चल रही थी, क्योंकि क्या होता है, एग्रीमेंट दो लोगों के बीच या दो संस्थाओं के बीच होता है, और परमिट ये होता है कि अगर यही एग्रीमेंट, इसमें सरकार का भी एक रोल आ जाए तो सरकार की तरह से भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जो मजदूर जा रहे थे ये एक सरकारी आयोजन था। तो इसमें केवल सिंपल एग्रीमेंट नहीं था, ये परमिट के माध्यम से एक एग्रीमेंट भी होता था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, और एक ये परमिट दिया जाता था कि भाई ये परमिशन होती थी कि ये कुछ साल के लिए रहता था कि, और उसमें कुछ कंडीशंस होती थी। तो परमिट और एग्रीमेंट दोनों साथ साथ चलते थे। तो ये एक बड़ा मिला जुला सा शब्द निकला है जो गिरमिटिया है। गिरिराज किशोर जी का मानना यह था कि एक्चुअली परमिट परंपरा जो थी, परमिट और गिरमिट, परमिट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से गिरमिट हो गया, परमिट से
परमिटिया हो गया और गिरमिटिया हो गया। तो ये एक बड़ा विवाद का भी विषय है, लेकिन ये एक अच्छा प्रश्न किया है रविकांत को। मैं इस प्रश्न के लिए वास्तव में उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये किसी भी शोधार्थी का या विद्यार्थी का पहला लक्षण है कि वो चीजों के गहराई में जाने की कोशिश करे। और इसके बारे में हम अलग से भी कुछ जरूर अध्ययन करेंगे। दुर्भाग्य से गिरिराज किशोर जी अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनका देहांत कुछ समय पहले हो गया। अदरवाइज उनसे इस बारे में एक बार और चर्चा में करता, क्योंकि उनसे मैं अक्सर हिंदी को लेके बहुत चर्चा करता रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम सवाल के लिए मंच को खोल रहे हैं। आप अपने माइक और वीडियो को ऑन करके एक एक करके आएं और अपने प्रश्न रखें, और उसके बाद माइक ऑफ कर लें। रविकांत का शायद एक और सवाल है, तो आपसे ही शुरू करते हैं। रविकांत, आप अपना माइक ऑन करें। शुक्रिया पालीवाल साहब, शुक्रिया सेतु जी, शुक्रिया हैदराबाद विश्वविद्यालय कि आपने ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हम लोग को मिलने का मौका दिया और एक अच्छा व्याख्यान भी आपने सुनाया। एक मैं पढ़ रहा था, इनको प्रोफेसर ब्रिजलाल हैं जो कि फिजी के हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। जो फिजी की हिंदी है उसमें भी उन्होंने कहानियों का संकलन किया है। तो फिजी की हिंदी भी बड़ी दिलचस्प हिंदी है, जिसमें कि थोड़ी भोजपुरी भी है, थोड़ी मगही भी है, थोड़ी छत्तीसगढ़ी, अलग अलग भाषाएं हैं, अवधी भी है, और हिंदी तो है ही, और अंग्रेजी भी है, थोड़ी बहुत अफ्रीकाई भाषाओं का भी कुछ कुछ असर है। तो बड़ी दिलचस्प भाषा के रूप में उभरती है। सिनेमा ने, चूंकि मेरा इलाका सिनेमा पे मैं काम करता हूँ, सिनेमा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस दिशा में। जहां तक हमारा प्रिंटेड छपी हुई चीजें नहीं पहुंच पाती थी, वहां तक भी सिनेमा पहुंच पाया, गानों के जरिए, रेडियो के जरिए, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए। तो सिनेमा को बहुत समय तक हिंदी वालों ने सोचा कि नहीं, ये तो हमारी भाषा को भ्रष्ट करता आया है। लेकिन लगभग 1930 के दशक से ही लोग ये भी मानते थे कि सिनेमा ही हिंदी को बहुत दूर ले जाएगा। तो दोनों तरह के मत वहां भी रहे हैं। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं पालीवाल साहब, वो ये कि हमें खुद भी दूसरी भाषाएं सीखनी होगी, तभी हम लोगों से उम्मीद कर सकेंगे कि वो हमारी भाषा सीखें। अक्सर उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत की भाषाएं नहीं सीखते हैं, या पश्चिम नहीं सीखते, या पूरब की भाषाएं नहीं सीखते। उन्हें सीखना होगा, तभी वो दूसरों को आमंत्रित कर पाएंगे हिंदी की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। वही बात मैं कह रहा था, क्योंकि अगर हम दूसरी भाषा को सीखेंगे नहीं तो उनके शब्द कैसे ला पाएंगे। मेरा तात्पर्य वही था कि जैसे अगर हम तमिल का एक मुझे बहुत प्यारा शब्द कुछ लगता है, वणक्कम। हम नमस्कार कहते हैं, वो वणक्कम कहते हैं। तो अगर हम उनसे वणक्कम भी ले लें, कभी कभी हम अपने तमिल साथी को कभी नमस्कार बोल दें, कभी वणक्कम बोल दें, आप देखिए वो आपके 4 शब्द सीख लेंगे। लेकिन अगर हम वही जोर जबरदस्ती करेंगे कि नहीं नहीं हिंदी ही राजभाषा होनी चाहिए, हिंदी सबको बोलना चाहिए, तो रविकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसका एकदम समर्थन करता हूं। और सही मायने में मेरा तो जो भी लेखन है उसमें मेरी कोशिश रहती है, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक अपने उपन्यास की चर्चा करूं, तो उसमें एक पात्र ही, वो हिंदी का उपन्यास है लेकिन उसका एक प्रमुख पात्र रेड्डी है। तो रेड्डी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उपन्यास है और ब्यूरोक्रेसी में हर प्रदेश के लोग रहते हैं। तो मैंने नायक उसमें रेड्डी को, ऐसे ऑफिसर को बनाया है, रेड्डी को, जो हिंदी भाषी प्रदेश में जिसकी पोस्टिंग हुई है। तो जब रेड्डी, मेरे उपन्यास में जब रेड्डी हिंदी बोलता है तो वो बिल्कुल हिंदी भाषी की तरह तो हिंदी नहीं बोल सकता। तो मैंने उससे वही टूटी फूटी हिंदी बुलवाई है, जिसमें कहीं कहीं वो अंग्रेजी का शब्द ले आता है और कहीं कहीं कोई कॉमन तेलुगु शब्द भी
वो ले आता है और उसको बाद में बोलता है कि मेरा मतलब ये है इस शब्द से। तो ये भी एक तरीका है दूसरी भाषाओं से खुद को जोड़ने का और उनकी भाषाओं को सीखने का और उनको सिखाने का। तो बहुत अच्छा सुझाव ये है रविकांत जी का कि हमें दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं, ऐसे ही कोई दूसरी भाषा भी हम सीखें तो निश्चित रूप से उससे हिंदी का भी भला होगा, हिंदी को कुछ और अच्छे शब्द मिलेंगे। तो शायद पाठक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं रविकांत जी का परिचय कराना चाहता हूँ अपने शोधार्थियों से। रविकांत जी CSTS दिल्ली में इतिहास के प्रोफेसर हैं जी और फिल्म और मीडिया के विशेषज्ञ हैं। और हम लोग एक परियोजना पर काम कर रहे हैं साथ मिलकर औपनिवेशिक काल के प्रतिबंधित साहित्य पर, हिंदी उर्दू के। तो रविकांत जी का बहुत आभार। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर समय हो तो आप हमसे जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए आपने। अभी और हमारे किसी टीचर्स या किसी भी शोधार्थी विद्यार्थी के सवाल हो तो आप अपने माइक ऑन करें और जल्दी जल्दी अपने सवाल करें। जी धन्यवाद सेतु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल सर। आप विश्व हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं, और काफी अच्छा लगा आपका व्याख्यान। मेरा एक प्रश्न जो है वो, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है, मैं PhD प्रथम वर्ष का शोधार्थी हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो इस संदर्भ में है कि जिस तरीके से यहाँ पर हम सभी एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के MA के छात्र हैं, शोधार्थी हैं हम सभी, तो हम सभी का नाता सीधा सीधा हिंदी के अकादमिक जगत से है। तो चूंकि आप एक लेखक हैं और जिनका जिनका सीधा संबंध अकादमिक जगत से नहीं है, तो आप किस तरीके से हिंदी के प्रचार प्रसार में, या प्रचार प्रसार से ज्यादा हिंदी को समृद्ध करने में, आप अकादमिक जगत से बाहर रहते हुए किस तरीके से आप देखते हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में जो हिंदी विभाग हैं, जो हिंदी का अकादमिक जगत है, वो अपनी भूमिका किस हद तक निभा पा रहा है, या किस हद तक और अधिक निभा सकता है? आपके इस संदर्भ में क्या विचार है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है अभिषेक। सबसे पहले तो इतने अच्छे प्रश्न के लिए बधाई, और मैं चाहता हूं कि हम सबके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आने चाहिए। देखिए, हिंदी के प्रचार प्रसार में जैसे हम लोगों ने बताया कि केवल अकादमिक जगत का ही योगदान नहीं रहता। रविकांत जी ने सिनेमा का योगदान पे काफी बल दिया। इसी तरह से साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, और जरूरी नहीं कि जो हिंदी साहित्य लिखा है वो सब हिंदी के विद्यार्थी या शोधार्थी रहे हों। बल्कि मजाक में ये कहावत है कि जब आप कोई पत्रिका में हिंदी कहानी पढ़ते हैं या हिंदी कविता पढ़ते हैं तो उसकी भाषा से पता चल जाता है कि ये किसी प्रोफेसर ने लिखी है या किसी गैर प्रोफेसर या गैर अकादमिक हिंदी साहित्यकार ने लिखी है। क्योंकि जब हिंदी का प्रोफेसर या शोधार्थी कोई कविता कहानी लिखता है तो वो तत्सम शब्दों की तरफ जाता है, वो संस्कृत के नजदीक वो ले जाता है, वो क्लिष्टता की तरफ जाता है, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करता है। और कहना चाहिए कि तत्सम शब्द में वैसे सब चीज आ जाती है कि वो लोक में प्रचलित शब्दों से बचता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, आपको शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, लेकिन साहित्य कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। अब मैंने एक उदाहरण दिया कि मेरा हिंदी का उपन्यास है अंग्रेज कोठी, उसके कई नायक हैं, तो एक नायक उसमें से रेड्डी है। अब अगर इसी उपन्यास को हिंदी के प्राध्यापक लिखते, पाठक जी अदरवाइज नहीं लेंगे इसको, तो वो रेड्डी से भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी बुलवाते। तो ये ठीक नहीं है, इसको साहित्य की दृष्टि से वो उचित नहीं माना जाता। साहित्य क्योंकि वो भाषा उसकी है उपन्यास की। कोई अंग्रेजी का उपन्यास भी देखिए, उसमें भी अगर कोई ग्रामीण बात करता है तो वहां अंग्रेजी वाले भी हिंदी के शब्दों को रोमन लिपि में लिख देते हैं, जो कहते हैं कि उसने ऐसा बोला, ब्रैकेट में दे देते हैं। तो
ये एक अंतर है जो साहित्य में और इसमें रहता है। और देखिए, हिंदी के जितने भी बहुत से बड़े साहित्यकार हुए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उनमें से बहुत से हिंदी के छात्र नहीं रहे। कोई अंग्रेजी का छात्र रहा, कोई सोशियोलॉजी का, कोई साइकोलॉजी का, और उनकी विविध रुचियां रही हैं। इवन प्रेमचंद को अगर देखा जाए तो आपको ताज्जुब होगा, प्रेमचंद ने जो गोदान उपन्यास लिखा, हम सब उसको हिंदी का बहुत बड़ा उपन्यास कहते हैं, है भी, उपन्यास तो बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो उसकी तैयारी कर रहे थे, उसकी प्रस्तावना, भूमिका, उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, जब वो सोच रहे थे इस उपन्यास के बारे में, तो वो सब ड्राफ्ट समरी उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। और मुझे ये बात, जो प्रेमचंद के और हिंदी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, कमल किशोर गोयंका जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रख्यात प्राध्यापक भी रहे, और उन्होंने प्रवासी भारतीय साहित्य पे बहुत काम किया है। वैश्विक हिंदी साहित्य पे मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ा काम कमल किशोर गोयंका जी ने किया है। तो उन्होंने मुझे वो दिखाया, वो सीट, उसकी फोटोकॉपी दिखाई। उन्होंने प्रेमचंद पे बहुत शोध किया कि देखिए, प्रेमचंद, जिनको हम हिंदी का सबसे बड़ा लेखक कहते हैं, उन्होंने शुरुआत उर्दू के लेखन से की थी। और क्योंकि उनको अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञान था और उर्दू का ज्ञान था, हिंदी में वो इसलिए आए क्योंकि हिंदी ज्यादातर लोग समझते थे देश के, और वो अपने साहित्य को सब तक ले जाना चाहते थे। यही एक कारण है कि उनकी कहानियां सहज सरल हैं, वो बिल्कुल लोक जीवन से उठी हुई लगती हैं, सबको अपने जैसी लगती हैं। तो प्रेमचंद खुद, जिनको हम अपने हिंदी साहित्य का अगर पितामह है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं, तो उसको एक व्यापक परिदृश्य पे लाने का काम प्रेमचंद जी ने किया। और उनका प्रभाव था, प्रेमचंद जी ने केवल एक ही यात्रा संस्मरण अपने पूरे जीवन में लिखा, क्योंकि वो यात्रा संस्मरण नहीं लिखते थे, कहानियां और उपन्यास ही लिखते थे। वो यात्रा संस्मरण इसलिए उन्होंने लिखा कि वो वास्तव में बहुत यादगार है। उन्होंने लिखा कि जब वो मद्रास गए थे, मद्रास की किसी संस्था ने उनको बुलाया था, तो उनके मन में ये था कि मद्रास में तो हिंदी लोग बहुत कम समझते होंगे, तो मुझसे बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन जब वो लिखते हैं कि जब उनकी ट्रेन मद्रास स्टेशन पे रुकी जाके, तो डिब्बे के सामने बहुत सारी भीड़ थी, तो उनको लगा कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी डिब्बे में सफर कर रहा है, उसको लेने ये सब लोग आए हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे तो सब लोग प्रेमचंद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और माला लेके उनकी तरफ बढ़े। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि लोग तो कहते थे कि मद्रास में हिंदी से लोग नफरत करते हैं, कोई हिंदी नहीं बोलता। तो ये प्रेमचंद की सहजता, सरलता और उनकी शुद्ध सरल हिंदी, जो मतलब शुद्ध तो नहीं कहूंगा उसको, वो जो लोक हिंदी उनकी थी, मद्रास में उसके भी दीवाने थे। तो अगर हमें हिंदी को वास्तव में फैलाना है तो हमें उस तरह भी हिंदी को करना होगा। हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि प्रेमचंद ने हिंदी भ्रष्ट कर दी, उन्होंने उर्दू के शब्द लिख दिए, उसमें कुछ और अंग्रेजी के भी अगर शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये एक अंतर रहता है अकादमिक जगत में और उसमें। इसी तरह से हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक कामतानाथ हुए, जिन्होंने काल कथा उपन्यास 4 खंडों में, मुझे नहीं लगता कि हिंदी में कोई और उपन्यास इतने शोध के बाद आया है। उन्होंने कई साल शोध करके काल कथा में पूरे भारत की आजादी का इतिहास उन्होंने लिखा। और अभी जैसा कि शायद रविकांत जी बता रहे थे कि फिजी की भाषा में अवधि भी है, तो काल कथा उपन्यास में हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी हैं, और जो वहाँ के लोकल पात्र हैं वो तो बिल्कुल अवधि बोलते हैं, पूरी की पूरी अवधि बोलते हैं। तो इसलिए वो पढ़ने में कभी कभी क्लिष्ट लगता है। लेकिन कामतानाथ जी यही कहते थे कि मैं अगर अवध के लोगों से, अवध के ग्रामीण लोगों से मैं तत्सम वाली शुद्ध हिंदी बुलवाऊंगा तो मेरा उपन्यास लिखने का कोई मतलब नहीं है। जबकि बाकी कहानियां और उपन्यास उनके बहुत सरल हिंदी में लिखे गए हैं, लेकिन ये क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास था और उसके पात्र अवध क्षेत्र से आए थे और ग्रामीण परिवेश से आए थे, तो उनके मुंह से अगर हम शुद्ध हिंदी बुलवाएंगे, अकादमिक हिंदी बुलवाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो साहित्य के साथ एक तरह से धोखा होगा।
तो ये अंतर तो रहता है और उसका फायदा भी है। अकादमिक जगत हिंदी को शुद्धता की तरफ ले जाता है और दूसरा जगत उसको थोड़ा व्यापकता देता है। तो सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हिंदी ऐसी हो जाएगी कि उसमें हिंदी के शब्द कम मिलेंगे और मालूम पड़ा कि उर्दू, अंग्रेजी और अवधी और ब्रज वो सब ज्यादा मिलेगा, तो उसमें हिंदी वैसे ढूंढनी पड़ेगी, जैसे मुहावरे में कहते हैं कि जेल की दाल में दाल के दाने ढूंढना। तो अकादमिक जगत उस स्थिति को उतना खराब होने से बचाता है, तो उसका भी अपना महत्व है। शुक्रिया बहुत अच्छे सवाल के लिए। जवाब मेरा थोड़ा लंबा हो गया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन करें। राकेश कुमार पालीवाल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर भीम सिंह, हिंदी विभाग में प्राध्यापक हूँ। जी और डॉक्टर भीम सिंह जी, शुक्रिया। मेरा एक सवाल है कि बोलियां हैं तो हिंदी है। जी हिंदी की ताकत बोलियां हैं, जी उसकी प्रादेशिकता है, उसकी स्थानीयता है। जी और यही चीज लेखकों पर भी लागू होती है। और जो हिंदी का परिदृश्य मजबूत करना है देश के भीतर जी या देश के बाहर भी, तो उन स्थानीयता या मातृभाषाओं और बोलियों के साथ हिंदी का रिश्ता जोड़ना आवश्यक है। नहीं तो साहित्य साहित्य नहीं रहेगा बिल्कुल। और तत्सम बहुला हो जाएगा। मैं सिर्फ आपकी इस बात में ये जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जी लगता है बोलियां होगी तो हिंदी बचेगी, बोलियां नहीं है तो हिंदी का साहित्य भी नहीं बचेगा और हिंदी विभागों के लिए भी एक तरीके की चुनौती होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मातृभाषाएं, अगर आप हिंदी को सिर्फ आधुनिक काल तक सीमित कर रहे हैं, 150 वर्षों 125 वर्षों का इतिहास के रूप में, या पुरानी परंपरा को देख रहे हैं, क्योंकि कोई भाषा समृद्ध होती है और मानक बनती है तो उसका कुछ राजनीतिक कारण भी रहते हैं। हिंदी के पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे निश्चित तौर पर स्वाधीनता आंदोलन में। लेकिन पुरानी जो हिंदी की अपनी परंपरा है, भक्ति काल की, आदिकाल की, रीतिकाल की या नवजागरण कालीन जो चीजें हैं, तो उसका एक लंबा समृद्ध इतिहास है और उसमें स्थानीय बोलियां और प्रादेशिक भाषाओं का बड़ा महत्व रहा है। क्या उससे काट के हम हिंदी को पढ़ें या उसके साथ जोड़ के पढ़ें? मैं आपके नहीं, विचार जानना हाँ, चाहूंगा। देखिए, काट के पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि जैसे हिंदी एक बड़ा वट वृक्ष का रूप उसका हो गया है, और जैसे वट वृक्ष की बहुत सारी जड़ें होती हैं, तो अगर हम उन जड़ों को काट देंगे उसकी, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद तो वो पेड़ सूखने लगेगा। बल्कि जरूरत तो यह है कि उसमें और खाद पानी दिया जाए, तो वो जड़ें सुरक्षित रहें, कुछ जड़ें और निकलें। तो जब हम दूसरी भाषाओं से भी शब्द लेने की बात कर रहे हैं, तो बोलियां तो हमारी इसी भाषा का हिस्सा हैं। वो तो एक, जैसे जॉइंट फैमिली, बड़ा संयुक्त परिवार होता है, उस तरह से है। तो निश्चित रूप से अगर हम, अ, सही कहा आपने कि अगर हम भक्ति कालीन कवियों को, जबकि हिंदी जो साहित्यिक हिंदी जिसको हम कहते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में हमने भी जब हिंदी पढ़ी, 12th क्लास तक हमने भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही पढ़ाई की, तो कंपलसरी अनिवार्य हिंदी जो थी उसमें शुरुआत तो सूरदास जी, तुलसीदास, कबीर, रहीम, इन्हीं 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 भक्तिकालीन कवियों से शुरुआत की। तो उनको काट के तो हम हिंदी का के स्वरूप की कल्पना ही नहीं कर सकते। वो बात दूसरी है कि ये एक और दूसरे उसका विषय है कि आज जो हम हिंदी लिख रहे हैं उसमें, क्योंकि वो जो भक्तिकालीन जो कवि थे
उनका तो एक ये भी था कि वो आम समाज के लिए उससे जुड़कर शब्द भी मिलते हैं। तुकबंदी करने के लिए कबीर कई बार शब्दों को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी करते हैं, मात्राओं का भी हेर फेर करते हैं कि छोटी की जगह बड़ी लगा देते हैं। तो वो क्योंकि उसका शायद रीजन ये था कि उस समय जो काव्य की श्रवण परंपरा थी और वाचन परंपरा थी, तो इसीलिए हर चीज उस समय काव्य के रूप में आती थी, गद्य के रूप में नहीं आती थी। आप देखिए संस्कृत में कितने बड़े बड़े श्लोक होते थे। उसी उसी परंपरा से ये हमारी जो हिंदी की बोलियां, विभिन्न अवधी, ब्रज या राजस्थानी भी उसमें कह लें हम, और भी बहुत सी बोलियां उसमें आ जाएंगी। तो इन सब ने वो अपभ्रंश का भी इस्तेमाल किया जिससे कि लय बनी रहे और लोग उसको आसानी से याद कर सकें। जब ये कागज कलम और लिखने की शुरुआत हुई तो उस समय फिर ये हुआ, ये शुद्धता वाली बात तो तब से ज्यादा उठनी शुरू हुई। तो निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं कि हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी की उन शुरुआती जड़ों को भी पढ़ने की जरूरत है। और भले ही वो अपने लेखन में उन बोलियों का कितना इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरी बात है, लेकिन बिल्कुल उनको पढ़ना चाहिए। और लोक में तो वो बोलियां आज भी, जितने आप दूर के गांव में जाएंगे, वो बोलियां उतनी ही ज्यादा शुद्धता में आपको आज भी मौजूद मिलेंगी। मैं सहमत हूं आपकी बात से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भीम सिंह सर, इस बहुत ही जरूरी चीज को उठाने के लिए कि कोई भाषा जब बहुत आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक एक भूमिका भी होती है। तो इससे इसी चूंकि हम इस बात पे हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो मैं अभी पूछ देना चाहता हूँ, तो उससे पहले कि हम दूसरे विषय पर जाएं, कि जब एक भाषा बहुत बड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से वो एक उपनिवेशी रूप ले लेती है और उसके साथ बहुत सारी छोटी भाषाएं जो हैं वो गायब होने लगती हैं, दबने लगती हैं, मर जाती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो हम गर्व करते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं जो विलुप्ति के कगार पर है। अकेले पूर्वोत्तर में 70 से 80 भाषाएं हैं जो अब इंडेंजर्ड लैंग्वेज में मानी जाती है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज में है। तो जब एक पूरी व्यवस्था की तरफ से पूरा जोर एक भाषा पे इतना ज्यादा रहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जो बहुत ही जरूरी ये भाषा है, जो आमतौर पे आदिवासी समाजों से जुड़ी हुई, जिनका लोगों की संख्या कम है, उन सारी भाषाओं पे ये खतरा बनकर उभरेगी? इस तरह के प्रयास जो है और इससे किस तरीके से बचने का क्या ईमानदार प्रयास किया जा रहा है? हम भाषाएं दो चार शब्द ले लें उससे शायद काम नहीं चलेगा, जहां सवाल इन भाषाओं के मरने का। देखिए, जहां तक आपने कहा कि जो आदिवासियों की भाषाएं हैं या जो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियां हैं, जिनको आप भाषा भी कह सकते हैं, उनको उनका संरक्षण जरूरी तो है। लेकिन क्या है, हम सब जब ग्लोबल गांव की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीजें नष्ट भ्रष्ट तो कर रहे हैं। और परिवर्तन तो एकदम अवश्यंभावी है। उनको बचाने का, संरक्षण का सबसे पहली जिम्मेदारी तो उस समाज के ऊपर ही है जिस समाज में वो इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली आई है। क्योंकि दूसरा संरक्षण होता है सरकारी संरक्षण। तो सरकारी संरक्षण तो आप देखते हैं, जैसे जानवरों का, वन्य जीवों का संरक्षण सरकारी कहाँ होता है? चिड़ियाघर में। पुरानी चीजों का कहाँ होता है? संग्रहालयों में। तो वो केवल दिखाने के लिए आप उनको जीवित वहां रख सकते हैं, लेकिन जब तक वो समाज जिसकी वो बोली है, जिसकी वो भाषा है, जब तक वो समाज उनसे जुड़ाव नहीं रखेगा। ऐसा कहाँ है कि अगर हम हिंदी अपनाएंगे तो बाकी सब भाषाओं को छोड़ देंगे? मैं तो ये कभी नहीं कहता कि अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भाषाओं का विरोध करने लगूं। मैं अंग्रेजी
भी पढ़ता हूँ और अंग्रेजी लिखता भी हूँ। कोशिश की थी मैंने जब हैदराबाद मेरी पोस्टिंग हुई, हालांकि वो बहुत लंबी नहीं थी, कि तेलुगु के कुछ शब्द सीखे, लेकिन तेलुगु को बचाने की जिम्मेदारी तो तेलुगु भाषियों की सबसे पहले है, कि और वो बचेंगी तब जब हिंदी में थोड़ी सी तेलुगु भी आ जाएगी, तो तेलुगु वाले को हिंदी अपनी लगेगी और हिंदी वाले को तेलुगु अपनी लगेगी। तो ना तो हिंदी ये कोशिश करेगी कि तेलुगु खत्म हो जाए, तमिल खत्म हो जाए, और ना तमिल तेलुगु का वो प्रतिरोध होगा कि नहीं नहीं हिंदी तो बिल्कुल शुद्धतावादी हो गई है और इसलिए हिंदी को हम बिल्कुल नहीं अपने यहाँ आने देंगे, बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज में कट्टरता की तरफ जाने लगते हैं, चाहे वो शुद्धता की ही कट्टरता क्यों नहीं है, तो ये सारे खतरे मंडराने लगते हैं। तो एक तरह से समाहित करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन बोलियों को समाहित कर रहे हैं हिंदी में, तो उसका पर्पज ये है कि बोलियों का कोई अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बस हिंदी में कुछ शब्द उनके आ जाएंगे, उतना काफी है। नहीं, समाहित करने का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना, और जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह दोनों को बल मिलता है। तो मैं तो इसको इस रूप में लेता हूँ। और अगर वो समाज ही बिल्कुल, मुझे तो बल्कि दुख होता है कई बार, हम आदिवासी इलाके में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां वो अपनी परंपराएं, अपने लोकगीत वो भूल रहे हैं और वो डीजे डीजे पे डांस कर रहे हैं। तो डीजे तो हिंदी का भी नहीं है, वो तो पंजाबी पॉप कल्चर, आधी अंग्रेजी आधी पंजाबी, और उसको उन्होंने अपना लिया है। तो अब इसमें सरकार तो जाके वहां कुछ नहीं कर सकती कि सरकार प्रतिबंध लगा दे, हर काम तो सरकार नहीं कर सकती लोकतंत्र में, सबको आजादी है, उनको भी आजादी है। तो मुझे लगता है कि उन बोलियों को और उन भाषाओं को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन समाजों की है। जैसे हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपने तो पूर्वांचल की बात कही, मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूँ। जो खड़ी बोली हिंदी आई, ये इसको हम कहते हैं कि वो कोई ब्रज से आई, उससे आई, लेकिन ये जो खड़ी बोली हिंदी का जन्म जो दिल्ली के आसपास और उस इलाके में माना जाता है, वहां की पुरानी भाषा, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र कहलाता था, कौरवों का इलाका कहलाता था, कौरवों और पांडवों का, तो वहां पे कौरवी भाषा थी। और मुझे ये ध्यान पड़ता है कि हमारे दादाजी और उनकी उम्र के लोग वो भाषा बोलते थे, तो वो हमें हिंदी से भी एकदम बिल्कुल अलग लगती थी वो, कि एकदम टिपिकल, जिसको देहाती धुर देहाती भाषा, उसके शब्द हिंदी की किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलते थे। और मुझे भी नहीं मालूम था कि उस भाषा का नाम कोरवी भाषा है। ये बात मुझे विष्णु प्रभाकर जी ने बताई, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी का भी जन्म उसी इलाके में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने बचपन में कोरवी भाषा का व्याकरण पढ़ा था। आज कोरवी भाषा का व्याकरण की किताब नहीं मिलती, और अगर मैं अपने गांव में जाके लोगों से कोरवी भाषा की बात करूं तो उनको ये नहीं पता कि कोरवी भाषा जैसी भी कोई भाषा थी। तो ये संकट तो है, और काफी भाषाएं तो विलुप्ति की कगार नहीं, बहुत सी तो विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको कोरवी का ये उदाहरण दिया, कोई कहीं कोरवी का नाम नहीं लिया जाता। इवन उस इलाके के हिंदी साहित्यकार वो भी कोरवी की बात नहीं करते। तो संकट तो है, और इसके जिम्मेदार तो समाज ही बड़ा जिम्मेदार है, लोकतंत्र में कम से कम। जी धन्यवाद सर। ये जो मैसेज बॉक्स है उसमें अजीत आर्या लिखते हैं, आज जिस भाषा में बहस मान्य है वह भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में है, जबकि भारत की समस्याएं हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषा में सामने आती है। इससे बहुत बड़ा वह तबका जिसके बारे में न्याय दिया जा रहा है वह बिल्कुल नहीं समझ पाता। न्याय की भाषा के इस विषय पर हम किस तरह से एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं और उसके संकट एवं समस्या हो सकती है। न्यायालय की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं अजीत, इसके बारे में क्या?
देखिए, वैसे तो इसका उत्तर तो किसी न्यायिक व्यक्ति को देना चाहिए जो न्यायालय से जुड़ा है, या तो वकील है या कोई जज है, वो सही इसका उत्तर दें। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो लोकल स्थानीय अदालत हैं, वहां पे ज्यादातर प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा में काम हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में मैं इस समय हूँ, तो यहाँ हिंदी में ज्यादातर बहसें भी होती हैं स्थानीय अदालतों में, और आदेश भी हिंदी में दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी का बहुत प्रचलन है, ऐसे ही शायद तेलुगु हैदराबाद में भी हो। और कई उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स ने भी ये अब अलाउ करना शुरू किया है कि कोई अपनी बात अगर कहना चाहे तो वो क्षेत्रीय भाषा में कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जहां तक प्रश्न है कि ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, उसमें जो वकील लोग जो तय करेंगे, जब तक वो ये तय नहीं करेंगे कि नहीं हम हिंदी में ज्यादातर अपना काम कराना चाहते हैं, तब तक ये संभव नहीं है। और बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अगर राजभाषा, हमारे पूरे देश की राजभाषा हिंदी है, तो सब जगह हिंदी प्रचलन में आनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। और ये बात तो गांधी जी ने भी कही थी कि जब तक हर व्यक्ति को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पूरा न्याय होना असंभव दिखता है। तो अब क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में तो जो जनादेश चाहता है वही होता है, तो जनता को भी तो प्रयास करना चाहिए। मैं तो सबको यही कहता हूं कि चाहे हम प्रश्न तो बहुत उठाते हैं, लेकिन उनका समाधान करने के लिए प्रयास कितने करते हैं। और गांधी में और हम में यही फर्क है। गांधी अगर कोई प्रश्न उठाते थे तो उसके हल के विकल्प भी साथ साथ देते थे, और वो उन्हें हल करने का प्रयास करते थे। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए जहां भी हम हैं कि केवल प्रश्न उठा के ना रह जाएं, जो प्रश्न हमारे मन में आए हैं उनका समाधान करने के लिए कुछ प्रयास भी करें। धन्यवाद सर। और कोई शोधार्थी विद्यार्थी अपने सवाल रखना चाहते हैं तो प्लीज माइक ऑन करें। इससे तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा सर समक्ष। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई सर, इतने बेहतरीन और बढ़िया व्याख्यान के लिए। और हिंदी विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आर के पालीवाल सर को आमंत्रित किया, और हम शोधार्थी आज इनको सुन पा रहे हैं। और लंबे समय के बाद की वैश्विक महामारी कारण हमारा बिखराव हुआ, उसमें एक जगह सब लोग आके कुछ सुन बोल पा रहे हैं। सर मेरी एक जिज्ञासा है, इतनी बातचीत के बीच प्रेमचंद, गांधी और हिंदी को लेके जो उनका मानना था, जो कि वो हिंदी भाषा जो हिंदुस्तानी भाषा है, जिसमें हिंदी, उर्दू और तमाम तरह की जो स्थानीय बोलियां हैं उनके शब्द हों, तो उसमें हम मानते हैं सर कि हमारा जो देश है उसमें गंगा और जमनी तहजीब रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो भाषाई रूप से जो कट्टरता हम देख पा रहे हैं, चाहे वो अकादमिक जगत में हो या फिर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कि आपने कहा भी कि साहित्य कभी शुद्ध नहीं हो सकता, तो उसमें शुद्धता की मांग करना एक तरह की बेईमानी ही होगी। लेकिन ये हुआ है कि नवजागरण से लेके अब तक के बीच हिंदी और उर्दू जो बोलियां दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहीं, वो लगातार उनमें खास तरह का विभेद हुआ। बीते दिनों पहले अभी जो वर्तमान में देश की स्थितियां हैं किन्हीं कारणों से, और फिर अकादमिक जगतों में भी, कि संस्कृत निष्ठ जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उसका ज्यादा प्रयोग किया या करवाया जा रहा है। जैसे बीते दिनों पहले मुझे याद है, 2 साल पहले हिंदी विभाग में एक कार्यक्रम हुआ था, एक सेमिनार हुआ था, जिसमें एक चर्चा चली थी कि जो अंग्रेजी की जो कुछ शब्द हैं, जैसे कि ब्लेड का हम हिंदी अनुवाद लौह पट्टिका कर सकते हैं। तो सर ये जो लौह पट्टिका है और ब्लेड है, तो ब्लेड हम गांव में भी जानते हैं कि हमारे घर परिवार के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उससे वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि वो लंबे समय से वो प्रयोग में है।
लेकिन जब ये लौह पट्टिका बनेगी या फिर इस तरह की और भी कई तरह के शब्द बनेंगे जिससे हम अपना संवेदनात्मक रूप से उससे जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, और इससे ये होता है कि भाषा जो है वो लगातार और संकुचित होती जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी को लेके जो एक धारणा बन रही है इन दिनों विकसित हुई है, जो प्रतियोगिताओं में जो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से जुड़े हुए, उसमें जो हिंदी के भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें भी वो प्रश्न समझ में नहीं आते, उनकी भाषा इतनी ज्यादा कठिन हो जाती है, मतलब संस्कृत निष्ठ हो जाती है, टेक्निकल वो शब्द ऐसे होते हैं कि लगता है कि इससे बेटर हम लोग अंग्रेजी सीख लें ताकि हम ज्यादा ठीक तरीके से उससे जुड़ पाए। तो सर, एक तो देश में मतलब हिंदी को लेके जो एक अपना नजरिया है कि हिंदी को बढ़ाया जाए, साथ ही ये हो रहा है कि हिंदी की भाषा को बहुत ही क्या उसको संस्कृत निष्ठ वो हो रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप मतलब संप्रेषण में एक बाधा पहुंच रही है। तो सर, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आपने जो कहा मूलतः जो उसका मूल मुझे लगा वो एक कट्टरता भाषा के प्रति। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं तो उसके खिलाफ हूं। कट्टरता तो किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और भाषाई कट्टरता अगर कोई भाषा करने की कोशिश करेगी तो वो अपना नुकसान ही करेगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो समझ में नहीं आती, ऐसी हिंदी जो हिंदी के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती, तो वो आम आदमी को तो नहीं आएगी। इसका मतलब वो आम आदमी से कट जाएगी। अब देखिए, जब विज्ञान की शुरुआत हुई थी उस समय अंग्रेजी भाषा का भी ज्यादा बोलबाला नहीं था। तो उस समय जितने भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के नाम थे लैटिन भाषा में होते थे, और लैटिन भाषा इतनी कठिन थी कि जैसे शीशम के पेड़ को डलबर्जिया शीशु बोलते थे। तो अंग्रेजी ने लैटिन को इसलिए परास्त किया कि अंग्रेजी ने सहजता, सरलता, छोटे छोटे शब्द इधर उधर से जहां जहां अंग्रेज गए वहीं वहीं से कुछ शब्द अपने में मिलाते चले गए और उसको एक व्यापक बना लिया। और लैटिन अपने आप में शुद्धता के कारण, क्लिष्टता के कारण आज खत्म हो गई। यही चीज संस्कृत के साथ हुई। संस्कृत के साथ तो और अत्याचार किया गया कि संस्कृत को केवल ब्राह्मण्स पढ़ सकते हैं। तो आपने एक बहुत बड़ी आबादी को उसके बाहर निकाल दिया। वो जब कट गई तो आज स्थिति ये है कि संस्कृत बोलने और समझने वाले कितने लोग हैं। आप पंडित बुला के हवन तो करा लेते हैं संस्कृत में, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। तो ये दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि एक वेस्टर्न से समाज से, एक ईस्टर्न समाज से। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, हर भाषा का यही हाल हुआ। तो ये तो हम सबको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। मेरा तो मानना है कि मुझे हिंदी जगत मेरे किताब को पुरस्कृत करे नहीं करे, मुझे हिंदी का लेखक माने नहीं माने, मैं तो एक ऐसी भाषा की ही वकालत करूंगा, ऐसी भाषा ही बोलूंगा, ऐसी भाषा ही लिखूंगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए। क्योंकि मुझे लगता है कि साहित्य का सबसे बड़ा जो रोल होता है समाज में, वो होता है अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। वो तभी जाएगी जब हम ऐसा लिखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गांव का आदमी बिल्कुल देहाती भाषा बोलता है, अपशब्द लिखता है, तो मैं भी वही लिखूं। नहीं, साहित्य का एक काम ये भी है कि पाठक को थोड़ा समृद्ध करना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों में। इस वो समृद्धि ऐसी भी ना हो कि मैं इतनी क्लिष्ट भाषा उसको देने लगूं जो उसके समझ में ही नहीं आए। तो वो समृद्ध क्या होगा, वो उससे दूर हो जाए। और मैं इतना नीचे भी ना उतर आऊं कि मैं बिल्कुल एक देहाती की तरह, वो बात बात में गाली दे के बात करता है तो मैं साहित्य में ऐसे लिखने लगूं कि बिल्कुल वो मेरा साहित्य में भी वही गाली गलौच आने लगे, तो मैं उसके स्तर पे आ जाऊं। तो हमें दोनों के बीच में एक सामंजस्य रखना पड़ेगा, चाहे वो भाषा के स्तर पे भी वो लागू होगा और साहित्य के स्तर पे भी वो लागू होगा।
ये मेरा मानना है इस बारे में। धन्यवाद सर। और कोई अगर सवाल हो तो आप प्लीज अपना माइक ऑन करें। हेलो हेलो। यस। हाँ सर, मेरी आवाज़। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ बिल्कुल, प्रणाम। सर मैं गुलाब, मेरा सवाल ये था कि अभी हम हिंदी में संस्कृत निष्ठा की बात करते हैं। अभी की भाषा में संस्कृत निष्ठा कहाँ है? अगर हम हिंदी के इतिहास को देखें, जब हमारा हिंदी साहित्य प्रारंभ होता है आधुनिक काल में, छायावाद हम मानते हैं कि आधुनिक काल में भाषा के लिहाज से स्वर्णयुग है। वो पूरी कविता का फॉर्मेट देखें तो उसमें तत्समीकरण शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब की जो जितनी सारी समकालीन कविता अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर तो सामान्य भाषा का प्रयोग तो ज़्यादा होता है। बिल्कुल हम मतलब आम बोल चाल के भाषा के ज़्यादा करीब आए हैं। बिल्कुल। एक तरह से तो हम इस चीज़ों को छोड़ते ही जा रहे हैं ना। नहीं, शायद उनका प्रश्न ये था कि अकादमिक जगत में वो तत्सम की तरफ झुकाव है। आप जो बात नहीं कर रहे हैं वो साहित्य नहीं की नहीं बात। सर, मैं बिल्कुल साहित्य जगत में कह रहा हूँ। अगर जो हमारे नहीं, प्रोफेसर देखिए, मेरे नहीं, हमारे साहित्य में तो नहीं, साहित्य में तो हम कह ही रहे हैं कि ये वो जो उनका प्रश्न था, जो तत्सम की तरफ, संस्कृत की तरफ, वो अकादमिक जगत के बारे में था, साहित्य के बारे में नहीं था। जी साहित्य तो लेखक तो स्वतंत्र है, तो लेखक तो मैंने कहा कि वो तो लोक की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। उसका वो, क्योंकि उसका मतलब अकादमी से नहीं है। हाँ, कुछ लेखक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय मेरी किताब को कोर्स में लगाए, तो वो उस तरह का लिखेगा। ऐसे तो बहुत से लेखक हैं जो किसी संपादक की पसंद से लिखते हैं। संपादक कहता है इस तरह की बातें लिख के दे दो। तो हर तरह की दुनिया है, लेखकों की दुनिया भी है, लेकिन एक स्वतंत्र लेखक वो ना तो अकादमिक जगत की बात मान के लिखता है, ना वो किसी संपादक की बात मान के लिखता है। उसका लिखने का अभिप्राय होता है जनता से जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ना, लोग तक पहुंचना। इसलिए वो लोक की भाषा लेता है, और यही कारण है कि समकालीन जो लेखन हो रहा है उसमें उसमें बहुत लोक आ रहा है, और आना भी चाहिए। मेरा तो मानना है कि आना भी चाहिए। नहीं सर, अकादमिक जगत में भी ऐसा ही है कि जो हमारे अगर अभी प्राध्यापक हैं, और खासकर जो नए बहुत नए आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हम खासकर हम जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं पीएचडी स्तर की बात करता हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वहाँ पर भी हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई भी विद्यार्थी इस दो चार बच्चों को छोड़ दें तो इस स्थिति में हुआ कि राम की शक्ति पूजा पर या कमायनी पर बहुत अच्छे से बात करने की स्थिति में होता हो। वो समझ ही नहीं चलो, पाता है उस भाषा को। ये ये तो मुश्किल अच्छी है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। ये तो अगर अगर ये हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। धन्यवाद। रेज हैंड में दो नाम देख रहा हूँ। भावना, भावना जी आइए, माइक ऑन। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले विभाग से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। दरअसल मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी मित्रों ने अपनी बात रखी कि किसी भी भाषा को कट्टरता की ओर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे वो अपनी सहजता खो देती है और उसके मूल भाव को खो देती है। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ और मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि गांधी जी हमेशा संवाद पर जोर दिया करते थे, और अभिमन्यु अनंत जी ने जो उपन्यास लिखे, जो उन्होंने त्रिवेणी लिखी, उसमें उन्होंने एक उपन्यास लिखा गांधी जी बोले थे, और वो टाइटल उन्होंने इसलिए रखा कि उस संवाद के माध्यम से ही उन ग्रामीण लोगों पर कितना असर पड़ा वो इसको दिखाते हैं। तो हम जिस भाषा की कट्टरता की हम आज बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसी भाषा में जब हम बोलियों को शामिल करने लगते हैं तो हमारा वही पाठक वर्ग इस चीज पर मतलब बोलता है कि क्यों इस तरीके की जो भाषा है, लोग बोलियां हैं, उसका प्रयोग हो रहा है, तो हम उस उपन्यास को समझ पाने में सक्षम नहीं है, उस कहानी को समझ पाने में सक्षम नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या जब हम लेखन के स्तर पर किसी भाषा को देखते हैं और बात करने या संवाद के स्तर पर किसी भाषा को देखते हैं, तो क्या आप इन दोनों में कुछ अंतर समझते हैं कि जब हम लेखन की स्थिति में हो तो हमें किस दायरे में भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जब हम किसी से संवाद के स्तर पर हो तो हमें भाषा का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? देखो, वैसे तो पूरा लेखन ही संवाद है, क्योंकि लेखक अपने पाठक से संवाद कर रहा है, इसलिए वो लिख रहा है।
और गांधी की जहां तक संवाद की बात है तो आप लोगों ने अगर गांधी की जो सबसे अच्छी वैचारिक कृति है, किताब है, हिंद स्वराज, ये पूरी हिंद स्वराज संवाद के रूप में है। दो लोगों के बीच में संवाद है। एक उसमें पाठक है और एक संपादक है। तो जो संपादक है वो गांधी खुद हैं, और जो पाठक है वो देश के विभिन्न लोग हैं जो उस समय की परिस्थितियों में हमारा देश था उसके ऊपर वो प्रश्न करते हैं और गांधी उनका उत्तर देते हैं। हालांकि गांधी ने कहीं उस किताब में ये नहीं कहा कि संपादक मैं हूं और पाठक बाकी लोग हैं, लेकिन जो उसके ऊपर शोध हुए हैं उस किताब के ऊपर, गांधी जी ने 1909 में उसको लिखा था, तो वो संवाद के रूप में लिखा था। इसके अगर पीछे जाएंगे तो भगवत गीता संवाद के रूप में है। तो ये साहित्य का एक बहुत पुराना रूप है। उपन्यास में भी आप देखिए, हर उपन्यास में कुछ समय बाद लेखक अलग हट जाता है, अपना नैरेटिव लिखना बंद कर देता है, दो पात्र एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। तो इसीलिए इतना बड़ा उपन्यास आप पढ़ पाते हैं। लंबी कहानी में लेखक का नैरेटिव काफी कम होता है, संवाद ज्यादा होते हैं। तो जो गद्य की रचनाएं हैं उसमें तो अगर संवाद नहीं होगा तो साहित्य का रस ही खत्म हो जाएगा उनसे। और अगर आप संवाद करना चाहते हैं दूसरे से तो आपको उसको समझ आने वाली भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि सामंजस्य हो सकता है, ये नहीं कि हम बिल्कुल उसी के स्तर पे चले जाएं। अगर हम मान लीजिए कम पढ़े लिखे व्यक्ति से संवाद दिखा रहे हैं उसमें, तो उसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम एकदम, क्योंकि कुछ लेखकों ने ये भी किया कि यथार्थ के नाम पे उन्होंने जस का तस परोसना शुरू किया, लेकिन उसको भी अच्छा साहित्य नहीं माना गया। कि भाई फिर साहित्य समृद्ध कैसे करेगा अपने पाठक को कि अगर हम बिल्कुल उसी उसमें चले जाएं। तो मैं बार बार कहता हूं कि हमें एक सामंजस्य, एक बैलेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़ा चलता रहेगा कि अकादमिक वाले कहेंगे कि अरे इन्होंने तो हिंदी तो इसमें है ही नहीं, इस कहानी में तो सब अवधि के 60% अवधि है या इतने प्रतिशत ब्रज है, इतनी भोजपुरी है। ये बहुत सी रचनाओं के ऊपर समीक्षकों ने ये आरोप लगाए। तो मैं सबसे समीक्षकों से भी मेरा यही कहना है कि वो किसी भी लेखन को उसकी, जिसको हम ओवरऑल गुणवत्ता कहते हैं, समग्रता में देखें। अगर हम खांचे खांचे में करके देखेंगे तो फिर हम एक तरह से अच्छी समीक्षा नहीं कर पाएंगे उसकी। तो ये बहस के मुद्दे तो रहेंगे, ये कोई अभी बिल्कुल नए नहीं हैं, ये चलते रहेंगे और धीरे धीरे इनका समाधान भी होगा, सेटल भी होगा। और उसका सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि जो साहित्य ज्यादा देर तक याद किया जाएगा वो अच्छा साहित्य कहलाएगा, वही कालजयी साहित्य होगा। शुक्रिया। रेज्ड हैंड में अभिमन्यु आनंद हैं। अभिमन्यु अपना माइक ऑन करें। लेफ्ट है। और किसी का कोई सवाल? मैं एमए के विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वो आप अपना सवाल रखें, उनका सवाल नहीं आया अब तक। एमए के कोई भी साथी हो तो आप अपना माइक ऑन करें। ऐसी थ्योरीज हैं जो कि बातें मजेदार होती हैं, हम भी कुछ आपको बताएंगे। हाँ, आप अपने पीछे जो टीवी चल रहा है उसे बंद कर लें प्लीज। उस पर ट्विटर पर एक तो उन्होंने खुद को ही म्यूट कर दिया है लगता है। जब तक अभिमन्यु आते हैं, कोई एमए के कोई भी हेलो। हाँ सर, राकेश पालीवाल जी को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप तथा सबको विभाग के अध्यक्ष और सभी जो उपस्थित शिक्षकगण हैं उन लोग सभी को मेरा सवाल सर ये है कि जैसा कि आपने गांधी जी और साउथ अफ्रीका के संदर्भ में हिंदी के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की, तब ये प्रश्न उठता है कि क्या हिंदी के विकास जो हुआ उस समय की परिस्थितियों के वश में ही हो गया था या गांधी जी के कुछ विशेष प्रयास भी थे उसके लिए? जैसे कि मैं बहुत सारे आपने बताए हैं, लेकिन मेरा है कि कुछ अगर विशेष जो उन्होंने प्रयास किया हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम ये समझ लें क्योंकि हम आज हिंदी दिवस को मना रहे हैं तो यानी कि उसके सशक्तिकरण के दिशा में भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि जैसे जो भी विकास होता है वो एक अदिश विकास ही रहा या उसके पीछे कोई सदिश कारण भी रहे होंगे जो गांधी जी ने विशेष रूप से प्रयोग करके या उस तरीके से कुछ किया हो? बिल्कुल। मैंने इसका हल्का सा जिक्र किया भी था अपने व्याख्यान में। गांधी जी ये चाहते थे, उनका प्रयास ये था कि अगर हमको आजादी चाहिए तो हमें पूरे देश को एक साथ एकजुट करने की जरूरत है। और अभी जैसा भावना ने कहा वो संवाद वाली भाषा, एकजुट अलग अलग खेमों को हम कैसे करेंगे? उनसे संवाद करके, उनसे बातचीत करके। तो गांधी के आने से पहले कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई का प्रयास कर रही थी वो उसकी भाषा मूलतः अंग्रेजी थी। उस कारण से लोग उससे उस तरह से नहीं जुड़े थे क्योंकि अंग्रेजी तो केवल कुछ लोगों की समझ में आती थी जो कांग्रेस के सदस्य थे, और कांग्रेस की सदस्य संख्या भी इस वजह से बहुत कम थी। तो गांधी जी ने ये प्रयास किया, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि कोई उनको हिंदी से कोई स्नेह था, वो तो इसलिए भी नहीं हम कह सकते, वो तो गुजराती उनकी मातृभाषा थी, तो हिंदी उनकी मातृभाषा तो थी नहीं। उनका प्रयास ये था कि क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, लिखना और बोलने की बात भी नहीं थी, समझते हैं, तो इसलिए संवाद की भाषा, आपस में एक दूसरे से संवाद की भाषा, लोगों को जोड़ने की भाषा, जिससे कि आजादी के आंदोलन में एकजुटता आए, ये सबसे बड़ा प्रयास है। और इसके लिए ही उन्होंने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति बनाई, जिसकी हिंदुस्तानी प्रचार सभा सबसे बड़ी जो संस्था थी वो बंबई में उसको शुरू किया था। और फिर अलग अलग राज्यों में, जैसे मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति, मध्य भारत की इंदौर में उन्होंने शुरू की, प्रयाग साहित्य सम्मेलन को उन्होंने काफी सहारा दिया। तो वो पूरे देश में हिंदी के बढ़ावे के लिए जगह जगह उन्होंने अपने भाषणों में ये बात कही है। लेकिन वो जिस हिंदी की बात करते थे वो वो क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ, जिसकी ये कट्टरता की बात कई साथियों ने की, उसकी नहीं करते थे। वो बहुत ही सरल सहज, वो तो यहाँ तक कहते थे, उन्होंने उसको हिंदी नाम नहीं दिया, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा कहा है। तो उसका नाम भी उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा, लेकिन मतलब उनका देवनागरी की हिंदी से ही था। और उनका ये भी कहना था कि भले ही लिपि देवनागरी या उर्दू की हो, उसमें दोनों चलेगी, क्योंकि उर्दू भी बहुत बड़ा तबका उर्दू भी बोलता था भारत का। तो निश्चित रूप से उनका हिंदी को बढ़ाने के पीछे उनका जो एक बड़ा उद्देश्य था वो देश को आजाद कराना और लोगों की एकजुटता और पूरे देश से संवाद स्थापित करना था। और उसके लिए उन्होंने जो मैंने आपको प्रयास बताए, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां जगह जगह उन्होंने बनाई, और अपने बहुत से भाषणों में, वो हिंदी में ज्यादातर भाषण उन्होंने दिए, और काफी लेखन भी गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में करते थे। उनके अंदर कट्टरता थी ही नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो अब अगर समाप्ति एमए की से, तरफ भी चलेंगे हाँ सब। समाप्ति, जी जी समाप्ति की तरफ चलते हैं। अगर एमए का कोई भी सवाल है तो एक आखिरी सवाल लेते हैं, नहीं तो हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। क्या एमए के कोई भी विद्यार्थी अपना सवाल पूछना चाहते हैं? सर, आपने हमें करीब 1 घंटे का समय दिया था और हमने आपका 1.5 घंटा लिया,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है उस तरह से ना करके बहुत ही अनौपचारिक रूप से कहना चाहूंगा कि आपने भी बहुत ही कम समय में एक बार में हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने सहमति जताई। इसके लिए हम पूरे विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने इतना इतना स्वस्थ कन्वर्सेशन, इतना स्वस्थ बातचीत हमारे साथ की, हमारे इतने सवालों के जवाब दिए। बहुत सारे विषयों पे हमारी एक मैसेज आया है, जस्ट सेकंड। डॉक्टर भीम सिंह सर लिख रहे हैं, हिंदुस्तान के विभाजन के मूल में भाषाई और धार्मिक कारण रहे हैं। आपका विशेष आभार, बहुत ही सार्थक संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी कमेंट के लिए। इस हम सबके विचार इस पे आए और हम सब ने अपनी बात रखी और सर आपने हमें भी सुना और हमारी सवालों के जवाब दिए। इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये हमारा दूसरा आपके साथ इंटरेक्शन है, यानी तो और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग की बातचीत इस तरह से होती रहेगी। और आपको बहुत सारे लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कि विभाग ने शोधार्थियों और विद्यार्थियों की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। उसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ। हमारे विभाग के जितने भी प्रोफेसर जुड़े इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे शोधार्थी विद्यार्थियों का धन्यवाद जो लंबे समय तक जुड़े रहे और उन्होंने बहुत ही इंटरेक्टिव बहुत ही मतलब बातचीत को बहुत ही जीवंत बनाया। हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आखिर जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसिडेंटली हिंदी प्रदेश से भी आते हैं, तो ये हिंदी दिवस की और विश्व हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं तो हमें जो हिंदी प्रदेश के लोग हैं उनके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी होती है कि वो डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं कि वो दूसरों की भाषा को सीखें। हम अगर दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा काम चल जाता है, हिंदी से काम चल जाता है और थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं तो पूरा काम चल जाता है, हमें जरूरत नहीं महसूस होती है। और एक जो भाषिक इग्नोरेंस है हमारे ऊपर हावी होता है, जो ये आमतौर पे जो नॉर्थ इंडियन जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो दूसरों की भाषा नहीं सीखते हैं। तो ऐसे में जब हिंदी दिवस ऐसे ही नहीं बन रहा है, इसके पीछे बहुत पूरा महकमा लगा है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारा पैसा सरकारी रूप से जाता है, तो ये राष्ट्रभाषा बनने की जो एक दौड़ में ये आगे बढ़ रहा है। वो बने ना बने, होना चाहिए ना होना चाहिए, इस पे बहुत लंबा विवाद है जिसपे सबकी अपनी अपनी राय है और वो राय रहनी चाहिए, उस पर विवाद भी होने चाहिए। इन सब के बीच मतलब हमारा ये कहना है कि हिंदी दिवस मने और उसके साथ साथ भारत की और भाषाएं जो हैं वो भी जिंदा रहे, उपयोग में आती रहे, उनको भी सरकार का समर्थन मिलता रहे। और विभाग की तरफ से सारे विद्यार्थियों की तरफ से डॉक्टर आर.के. पालीवाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विभाग का धन्यवाद, हमारे सभी साथियों का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। आपने भी मुझे आमंत्रित किया और दोबारा मुझे हैदराबाद याद दिला दिया भोपाल में रह के, तो आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। नमस्कार, एक बार फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।